जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जिन्होंने इस बार एनसी वेब का फॉर्म भरा था। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एनसी वेब का फॉर्म वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नहीं, बट एज अ टीचर अगर आपने वहाँ फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले आई थी और मैंने अपने चैनल पे एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो 31 जुलाई को आया है और ये 1 अगस्त को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। नोटिफिकेशन ये कहता है कि पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया हुआ है कि एनसी वेब और एसओएल में इंटरव्यूज नहीं होते, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लेकिन इस बार पहली बार ये हो रहा है कि इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे एनसी वेब के लिए। एसओएल के लिए तो अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एनसी वेब में पढ़ाना चाहते हो और आपको नहीं पता एनसी वेब क्या होता है, मतलब एनसी वेब एक डीयू का एक पार्ट है डिस्टेंस लर्निंग का, जिस जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है कि गर्ल्स पढ़ सकती हैं, यहाँ पे आके सैटरडे संडे क्लासेस ले सकती हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेंटर संडेज को होते हैं और कुछ सेंटर सैटरडेज को भी ओपन रहते हैं। तो आपको सैटरडे संडे 2 दिन क्लास मिलती है अगर आप इस एनसी वेब में सिलेक्ट हो जाते हैं। और वो ऑल गर्ल्स कॉलेज होता है, कॉलेज भी नहीं, मतलब गर्ल्स सेंटर मिलता है, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ने आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको एनसी वेब का मतलब समझ आ गया। आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके देखो ये 6 क्राइटेरियाज है जो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि किस 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन 6 क्राइटेरिया में आते हो, मतलब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। तो इस बार स्क्रीनिंग प्रोसेस भी हुआ था। स्क्रीनिंग प्रोसेस में उन सारे फॉर्म्स जो आपने फॉर्म भरा था, उन सब फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, या आपका मेरिट, अगर आपने सब डॉक्यूमेंट अच्छे से भरे हैं लेकिन आपका मेरिट एलिजिबल नहीं हो, मतलब अगर आप इन 6 क्राइटेरियाज में नहीं आते हो तो आपका मेरिट नहीं है, तब भी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को तो नहीं, अब आप टीचर बनने वाले हो, अगर आपका एक एडमिशन हो जाता है, फैकल्टी बन जाओगे डीयू के, तो कुछ लोगों को अगर हम बोले, या कुछ टीचर्स को फॉर्म का मतलब अभी आपको मेल भी आ चुका होगा, कुछ के पास अभी नहीं आया है, धीरे धीरे करके सबको मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं खुद एनसी वेब में पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे इसका पूरा प्रोसीजर पता है। तो आप लास्ट तक रहना इस वीडियो में और आपको मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बता दूंगी। ये आपका किस किस जो एप्लीकेंट्स है वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और जो शॉर्टलिस्टेड है उनके पास, सबके पास मेल आएगा। तो मेल अपना रेगुलरली चेक करते रहना। अगर आपके मेल की स्टोरेज फुल है तो उसको मतलब एम्प्टी कर लेना या एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीद लेना। ठीक है, ताकि आपका मेल ना मिस हो। और अगर मेल नहीं आता है कुछ दिनों में, तो आप समझ जाना कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया और आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाना। कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, पंजाबी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट आ चुकी है। मतलब इन सब डिपार्टमेंट्स का स्क्रीनिंग हो चुका है, और इन सब डिपार्टमेंट में अगर आपने इस इनमें से किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरा था तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा एनसी वेब के लिए। ठीक है, फिर आप डीयू में पढ़ा सकते हो, संडे संडे या सैटरडे संडे क्लासेस ले सकते हो डिस्टेंस लर्नर्स के लिए। क्राइटेरिया 1 ये कहता है, अगर आपने यूजी किया हुआ है, यानी आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है, और दोनों में ही आपका फर्स्ट डिवीजन आया था यूजी पीजी में, प्लस आपका पीएचडी भी कंप्लीटेड है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस क्राइटेरिया 1 वालों को दी जाएगी। अब ये मत सोचना कि 6th में हो तो आपका नहीं हो सकता, इंटरव्यू आप फिर भी देने जाओ, कोई कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका लक अच्छा हो जाए। तो प्रेफरेंस इनको मिलेगी। फिर क्राइटेरिया 2 वाले भी, उनको भी प्रेफरेंस मिलेगी, यूजी हो या पीजी हो। यूजी और पीजी मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, नहीं। यहाँ पे और का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए, लेकिन किसी एक में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। यहाँ पे था फर्स्ट क्राइटेरिया में दोनों में आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, इसमें हो सकता है आपका ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन आया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आ गया हो, और आपका पीएचडी भी कंप्लीटेड है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी में आपका एडमिशन मिला हुआ है। ठीक है, दो अलग बातें हैं। यहाँ पे पीएचडी का मतलब है जिनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। ठीक है, ऐसे तो पीएचडी एडमिशन हो रखा है वो नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। और तो आप सेकंड क्राइटेरिया में आओगे। थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि यूजी प्लस पीजी, अब फर्स्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया और आपका पीएचडी भी कंप्लीटेड है, फिर डिवीजन कुछ भी रहा हो, वो क्राइटेरिया थर्ड में आएंगे। फिर क्राइटेरिया फोर्थ में आएंगे, यूजी हो रखा है प्लस पीजी, दोनों में ही फर्स्ट डिवीजन आया था प्लस नेट। तो मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा फोर्थ क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ पर मेरा पीएचडी कंप्लीटेड नहीं हुआ है फिलहाल। तो क्राइटेरिया 4 वाले भी आप जो है सेफ साइड पे हो, आपको भी लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनका पीएचडी नहीं है। लेकिन जैसे मेरा भी पीएचडी कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन मैं पीएचडी में एडमिशन हो रखा है, तो और मेरे को पिछली बार एनसी वेब मिल गया था और मैं पढ़ा भी रही थी मिरांडा हाउस में, तो दोबारा मिल सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों में आप, मेरा दोनों में फर्स्ट डिवीजन और नेट क्लियर है जैसे, ठीक है, जेआरएफ भी आप मान सकते हैं। तो क्राइटेरिया 5 जो है यूजी और पीजी में दोनों में से किसी फर्स्ट डिवीजन हो और नेट हो, तो 5 फिफ्थ क्राइटेरिया होगा। और सिक्स्थ में होगा कि अगर आपके दोनों ही यूजी और पीजी में दोनों में सेकंड डिवीजन आ रखी है और नेट भी क्लियर है, तब आप सिक्स क्राइटेरिया में आओगे। ऑल दो जो सबसे लो चांसेस हैं जिनके सिलेक्ट होने के, वो सिक्स क्राइटेरिया वालों के हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही, आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी कि इंटरव्यू मत देना, इंटरव्यू तब भी आप देना, लेकिन फिफ्थ क्राइटेरिया वाले तक थोड़ा आप सेफ साइड पे हो। फिफ्थ भी क्या, अगर फोर्थ तक हो तो आप पूरा ऑटोमेटिकली अच्छे सेफ साइड पे हो, लेकिन अगर फिफ्थ में भी थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशंस है, या आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रखी हैं, या आपने कुछ एक्स्ट्रा मतलब और अच्छे से, या आपका कोई पहले टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको अभी फिफ्थ और सिक्स वाले भी अच्छा माना जाएगा। अब आगे इंटरव्यू की बात करें, और पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, हिंदी की और पॉलिटिकल साइंस की, तो ये जो तीन डिपार्टमेंट हैं, इसमें यूआर यानी कि आपका जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो लोग हैं, उनमें से सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी को ही मिलेगा। फिफ्थ और सिक्स कैटेगरी का इंटरव्यू नहीं होगा अगर आप यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो। ठीक है, अगर आप, जैसे मैं जनरल हूँ मान लो, ठीक है, जनरल में अगर मेरी फिफ्थ या सिक्स कैटेगरी में मैं आ रही हूँ, तो मेरा इंटरव्यू तो वैसे भी नहीं हो रहा और मेरे पास मेल भी नहीं आएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अगर आप हो, तो आप, अगर आप फर्स्ट से लेकर सिक्स में किसी में भी आते हो, तो आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस किसी चीज़ की वजह से, मतलब आपका सिक्स कैटेगरी के अलावा आप किसी में आ रहे हो, या आपका डॉक्यूमेंट खराब निकले या कुछ गलतियां निकली, तो आपका नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, वरना मेल आपको भी आएगा। तीसरा, द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी टॉट एट एनसी वेब, जैसे कि मैं, ये जो थर्ड क्राइटेरिया है मेरे लिए होगा, या आप में से किसी ने पहले एनसी वेब पढ़ा रखा है 2024-25 वाले सेशन में, जैसे कि मैंने पिछले साल पढ़ाया हुआ है, तो मेरे को तो इंटरव्यू देना ही देना है। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होगा कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो गई या कुछ नहीं, मेरा इंटरव्यू होगा ही होगा। मतलब, या मेरा क्या मतलब, उन सबका जिन्होंने एनसीवीएम में, जिन टीचर्स ने मेरे साथ पढ़ाया था, उन सबका इंटरव्यू होगा, अगर वो कॉमर्स, हिंदी या पॉल साइंस से हैं। और एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी, द मेल फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड टू ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स। तो मेल तो मेरे पास भी आएगा, और अगर बाई चांस मेरे पास मेल नहीं भी आता, 1% चांसेस है, लेकिन इंटरव्यू मेरा फिर भी होगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन अगर आपने एनसीवेब नहीं पढ़ा रखा और आपके पास मेल भी नहीं आया है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, या तो आप फिफ्थ सिक्स कैटेगरी में आ रहे हो और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो, या फिर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हो और इसके, और बाकी मैंने बता दिया क्या रिजेक्शन हो सकता है स्क्रीनिंग का, अदरवाइज इंटरव्यू सबके होंगे। बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की, अगर आप हिस्ट्री से हो, इंग्लिश से हो, ईवीएस, पंजाबी, संस्कृत, मैथ्स या इकोनॉमिक्स से हो, तो उस केस में इन्होंने ये बोला है कि हम सारे क्राइटेरिया को, फर्स्ट से लेकर सिक्स सभी क्राइटेरियाज को कंसिडर करेंगे, नो मैटर वट हमारी कास्ट क्या है। ठीक है, उसमें ये था कि यूआर और उनके लिए एक्सेप्शन था, इसमें सबको ही कंसिडर किया जाएगा। एंड जिन्होंने पहले से एनसीवी में पढ़ा रखा है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, सेम पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सेम एज अबव। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट और थर्ड ये वाला सेम ही है। अब एक बार बात कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल आए थे जब से ये लोगों के पास, कुछ लोगों के पास जिनके पास मेल आ चुका है, तो वो पूछ रहे थे कि मैम इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बाकी जो मेरे साथी से बात हुई है, या जो मेरी बाकी लोगों से एनसी वेब में बात हुई है, उनके हिसाब से मैं आपको एनसी वेब के इंटरव्यू की कुछ टिप्स दे देती हूँ जो आपको इंटरव्यू में काम आने वाली है। बाकी आप मेरी पुरानी वीडियो जो है इंटरव्यू के ऊपर, वो भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि जैसे रेगुलर वालों का इंटरव्यू होता है तो वैसा, लेकिन उसका, उससे और ये इंटरव्यू कैसा लोगों का, वो इंटरव्यू टिप्स भी आपके काम आएंगी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और ये वाली भी। ठीक है, सबसे पहला इंटरव्यू जो सवाल है आपका, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, कि कुछ भी, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ या वहाँ रहता हूँ या ये मैंने एमए बीए किया हुआ है, नो। इंटरव्यू आपका होना, मतलब आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप एक तो आपका नाम, ठीक है, आपका थोड़ा सा एकेडमिक अचीवमेंट, कि हाँ आपने ये, आपका एमए बीए का ऑनर्स है, और एमए पॉल साइंस वाले ही आएंगे ऑब्वियसली सारे, अगर जैसे पॉल साइंस का इंटरव्यू है तो ये तो उनका कॉमन रहता है। उसके अलावा आपका नेट या जेआरएफ क्लियर है तो वो बता सकते हो। आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन हो रखा है, जैसे मेरे 2 आर्टिकल पब्लिश है तो मैं अपना रिसर्च पब्लिकेशन बता सकती हूँ। अपना टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। या साथ ही साथ आपको कोई मेडल वगैरह मिला हो कभी, या आपने आईसीएसआर के साथ रिसर्च असिस्टेंट काम किया हो, या रिसर्च असिस्टेंट कहीं पे भी काम किया हो, या एज अ रिसर्चर आपने कहीं पब्लिकेशन कराई हो, या
आपका पीएचडी इनरोल्ड हो तो वो भी एक मैटर करता है। जिनका पीएचडी नहीं है वो ना बोले, लेकिन हाँ जिनका पीएचडी कंप्लीटेड है आप वो बोलो, और अगर कंप्लीटेड नहीं है पर पीएचडी आपकी चल रही है तो वो भी आप बता सकते हो कि ये मेरे सुपरवाइजर है और इस कॉलेज से या इस डिपार्टमेंट से मेरी पीएचडी चल रही है। ठीक है, सो ये आपके कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, इससे ज़्यादा बोलोगे तो फिर ब्लैबर हो जाएगा। तो 1 मिनट का अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना। और ये सारी चीज़ें देखो, बीए एमए को छोड़ के नेट जीआरएफ से लेकर रिसर्च पब्लिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना रहा है, पीएचडी, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो। या आईसीएसआर के साथ आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, कुछ भी ऐसा एकेडमिक, सिर्फ एकेडमिक, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं कंसिडर होंगी यहाँ पे। ठीक है, एकेडमिक के अलावा या बहुत ही बहुत अच्छा अचीवमेंट है एनसीसी का, या फिर वो भी एनसीसी का भी एक तरीके से एकेडमिक में आ जाएगा, एनएसएस का, या कुछ बड़ा आपने अचीव किया था नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आप बता सकते हो, आपकी कोई इंटर्नशिप या कुछ। लेकिन वैसे आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये देख सकते हैं। फिर इसके अलावा हो सकता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछे आपका, और वो हो सकता है ना भी पूछे, फिर भी आप प्रिपेयर करके जाना। जहाँ तक जो जो मुझे बातें पता चली हैं अपने एनसीवेब के एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड, आप सेकंड एनसीवेब है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। एनसीवेब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे वो देखेंगे ना, जैसे अब जैसे मैंने तो पहले से एनसीवेब पढ़ा रखा है, तो उनको पता है कि इसने टीचर है, ये ऐसा फैकल्टी पढ़ा चुकी है, तो मेरे से ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि आपसे ये सवाल आ सकता है जो पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं या जो पहली बार इंटरव्यू देंगे, कि हाँ एनसीवेब क्या होता है, ये कब बना था, इसके डायरेक्टर कौन है। जैसे गीता भट्ट मैम है एनसीवेब की डायरेक्टर, ठीक है, तो उनका नाम, मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासेस सैटरडे संडे होती है, कहाँ कहाँ होती हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो वो सब आप पता कर सकते हो। ठीक है, या कोर्सेज आप पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सवाल मैंने बताया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट पूछा जाता है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ तो मैं पॉल साइंस की हूँ क्योंकि, तो मैं पॉल साइंस का एग्जांपल दूंगी। बाकी अगर आप कॉमर्स, मैथ्स या संस्कृत, पंजाबी कहीं से भी हो, जो भी इस पे सब्जेक्ट मेंशन थे, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप उस अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचना। आपके जैसे पॉल साइंस में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या मेरा आईआर में इंटरेस्ट है, क्या मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, क्या मेरा आईपीटी में इंटरेस्ट है, क्या मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इंटरेस्ट है, तो वो मेरा इंटरेस्ट पूछेंगे पहले। ऐसा नहीं है क्योंकि पूरा पॉल साइंस ना उनको आता है ना मुझे आता है। ठीक है, एज ए गेस्ट फैकल्टी वो ये देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस हमारी नॉलेज। नॉलेज फिर भी सेकेंडरी है, आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स पहले आती है। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरा आईपीटी बहुत अच्छा है, सर मैं आईपीटी पढ़ाना चाहती हूँ, या मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पिछली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था मिरांडा हाउस में भी और एसओएल में भी। ठीक है, सो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरी अच्छी कमांड है, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलूंगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आप वो कोई भी थिंकर पूछ सकते हैं, वो टेलर पूछ ले, फयाल पूछ ले, या उसकी कोई डिसीजन मेकिंग थ्योरी पूछ ले, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया से कोई सवाल पूछ ले, तो मुझे आना चाहिए। अदरवाइज अगर मुझे नहीं आता होगा तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इसमें है, फिर भी इसे नहीं आता। सो मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है। तो तीसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो पूछेंगे। तो आप अगर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओ या दो बताओ, तो दो, अगर आपको दो में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो दो बताओ, तो आपका प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन तो अगर आपको लगता है कि नहीं इन दो में नहीं मुझे एक ही अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या पबैड या आईआर या फॉरेन पॉलिसी, तो वो एक ही बताओ। वैसे कॉमर्स वाले अपना अलग बता सकते हैं, हिस्ट्री वाले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग बता सकते हैं कि एंशिएंट है, मिडिवल वगैरह जो भी उनके में होता है। फोर्थ पॉइंट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा और आपको समझाना आना चाहिए। ये भी एक पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन स्किल विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको कोई टॉपिक दे दे, या तो आपकी वो नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, कि अच्छा उससे मैंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी पूछ ली तो मुझे डिसीजन मेकिंग थ्योरी आती है, या वो बोल देंगे अच्छा ये वाला जो टॉपिक आप एक्सप्लेन करके दिखाओ कि अगर आप पढ़ाते हो बच्चों को तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पढ़ाने का तरीका, वो नोटिस किया जा सकता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो। और जैसे आपका जो जब भी इंटरव्यू है, जैसे एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है, उसका 6 अगस्त को इंटरव्यू है, तो वो 4 अगस्त तक अपना कर सकती है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर ले, कोई अपना एक टॉपिक प्रिपेयर कर ले और वो बोले। ये जरूरी नहीं है एक टॉपिक तो आप खुद से प्रिपेयर करके ही जाना। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला और मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी मेरे को
वो नहीं बोलेंगे, वो हो सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने बोल दे, लेकिन या फिर वो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अच्छा आप अपनी पर्सन का कोई एक टॉपिक पढ़ाओ, तो वो आप एक टॉपिक प्रिपेयर भी करके जा सकते हो 2 मिनट का, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज होंगे ना वहाँ पे, इतने सारे लोग आएंगे, तो वो किस सबको 5 मिनट से, किसी को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट आप अपना मैक्सिमम या मिनिमम मान के चलो, ठीक है। तो आप 2-3 मिनट का टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन है, एनसी वेब पे कुछ पूछ लिया तो उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आप कंसिडर कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट में यही बोलूंगी कि आपका समझाने का तरीका ज़्यादा मायने रखता है कंपैरेटिवली दूसरी सब, क्योंकि नॉलेज देखो सबके पास है, हो सकता है जेआरएफ होल्डर्स आए वहाँ पे, हो सकता है पीएचडी वाले आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसने नेट क्लियर किया है उसको पढ़ाना भी आता है, ठीक है। पढ़ाना और रट्टा मार के पास हो जाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक पढ़ाना अपने आप में ही कला है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो दे विल सी योर, आप ये मान के जाओ कि आपके सामने वहां पे आपको पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके जाओ कि वहां पे बुढ़े बुढ़े लोग भी बहुत मिलेंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे आपसे, ठीक है, अगर आप यंग हो तो, ठीक है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी शादी हो रखी है, जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, कोई 17 साल से पढ़ा रहा है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, वो भी मिलेंगे। तो उनको देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यंग जनरेशन अगर आप हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो यंग जनरेशन का एक अपना पढ़ाने का तरीका होता है जो हमें पुरानी जनरेशन से एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है, क्योंकि पुरानी जनरेशन थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से बोल पढ़ा सकती है, बोरिंग लगती है, जैसे हमें पुअर साइड टीचर बोरिंग लगते थे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप थोड़ा टेक्नोलॉजिकल अवेयर होने चाहिए हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो अगर आपके पास अगर 2-3 दिन का टाइम है तो ये आपका सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जिसने लास्ट तक ये वीडियो देख रहा होगा मेरे साथ अभी, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, अदरवाइज जिसने फिफ्थ पॉइंट तक वीडियो छोड़ दी होगी तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो आपको पता है आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, और हमें एज अ टीचर हमें एक्सेल पे भी काम करना पड़ता है, हमें एमएस वर्ड पे भी काम करना पड़ता है, हमें पावर पॉइंट पे भी काम करना पड़ता है, ठीक है। और हमें बच्चों का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनके आंसर स्क्रिप्ट्स लगाना, फिर उसका क्या बोलते हैं एक्सेल में मार्क्स चढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चलाना आना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कैसे डाटा लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो आपको ज़्यादा एज देगी। और ये चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल सकते हो अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है और अच्छी नॉलेज है, लेकिन फंसना मत, अगर अच्छी नॉलेज है तभी बोलना। पता चले आपसे ये सिक्स्थ क्वेश्चन आई ना, जो कि मेरे हिसाब से आएगा, ठीक है, जहां तक मुझे पता चला है आ भी सकता है। पर अगर नहीं आता ये क्वेश्चन आप पे तो आप बच जाओगे इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मेरी इस पे अच्छी नॉलेज है, पावर पॉइंट एमएस वर्ड एक्सेल का अच्छे लेवल तक मैं इसको चलाना जानता हूँ या जानती हूँ, तो आप इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट भी बोल सकते हो कि सर आई एम ऑल्सो Microsoft aware about the Microsoft, or I'm also technologically driven person, or whatever you want to say। और आप हाँ हिंदी में भी बोल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू देना है, हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, चाहे आप पढ़ाना इंग्लिश में जानते हो, लेकिन आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो। आपका मीडियम यहाँ पे डिफाइन आपका सिलेक्शन नहीं करता, पहली बात, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी एक और वीडियो है जो इसका मैंने आपको बोला कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, तो वो ज़रूर से देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपको मैंने पूरा नोटिस भी समझा दिया है क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो एक ही फुल फ्लैश वीडियो हो गया जिसमें आपका नोटिस, इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं चाहती तो 2 वीडियो बना सकती थी, एक इंटरव्यू के लिए एक नोटिस के लिए, पर आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप पता चला आपका इंटरव्यू 3 दिन बाद है, और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, फिर 2 दिन बाद ये दूसरी इंटरव्यू वीडियो बना रही हूँ, तब तक आपका हो जाए और आपका ये नेगेटिव रह जाए, तो वो नहीं चाहती थी मैं, और ना मेरे को व्यूज़ के लिए इतना सब करना है। एक ही वीडियो में मैं दोनों चीज़ें समझा दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कमेंट सेक्शन नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो ज्वाइन कर सकते हैं, learningmantra.vb के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।